सुनीता भट्टाचार्य। आपने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एवं एमफिल की डिग्री जादवपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की और पीएचडी की डिग्री ब्रिटेन के लोवा के विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अमेरिका एवं भारत में पढ़ाने के दौरान आपकी रुचि विक्टोरियन साहित्य, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, जेंडर अध्ययन एवं धर्म तथा धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक पक्ष थी और यही अध्ययन इनके एमफिल एवं पीएचडी का भी केंद्र बनी। इन्हें स्टैनली एवं रॉबर्ट प्लाज्मन तथा ऐसे अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। जादवपुर एवं तत्पश्चात लोवा के विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय इन्होंने सांप्रदायिक क्रियाकलाप, शैक्षिक बोध एवं HIV/AIDS, स्त्रियों के प्रति हिंसा से संबंधित कई प्रकाशनों पर भी कार्य किया है। इन्होंने बंगाल में यौन शिक्षा एवं यूनिसेफ के अंतर्गत बच्चों के विकास संबंधित परियोजनाओं पर भी काम किया है। इन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में HIV/AIDS एवं स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा से संबंधित परियोजनाओं पर भी काम किया है। इनकी एक पुस्तक की प्रकाशन जनवरी 2018 में होने वाली है, जिसका शीर्षक है द रिलीजियस आइडल ऑफ लेट विक्टोरियन लिटरेचर इन रिचार्ड मार्श एंड एफ एंस्टे। आज के व्याख्यान का विषय है पर्सिफोनिस, विद्रोह, आज़ादी और हिजाब की दुनिया, जिसकी लेखिका है मरजाने सतरपी। औरतों पर जो बंधन दी गई है वो कोई नई बात नहीं है। ये किसी एक समाज की बात भी नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देशों में, सभी समाजों में स्त्री पुरुष के बीच दोहरा मानदंड अपनाया गया है। बात चाहे अधिकार की हो या नैतिकता की या जीवन जीने के ढंग की, समाजों में, सभी समाजों में स्त्री पुरुष के अलग अलग मानदंड हैं। पर्सिफोलिस दुनिया के बहुचर्चित उपन्यास हैं। इनकी लेखिका मरजाने सतरपी ने इस्लामिक समाज में स्त्री जीवन की चुनौतियों को अभिव्यक्त किया है। लेखिका को इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद बहुत विरोध झेलना पड़ा। वे स्वयं अपने मुल्क ईरान को छोड़कर पेरिस में रहती हैं, जैसे बंगला की लेखिका तस्लीमा नसरीन इंग्लैंड में रहती है। सवाल ये है कि स्त्री को अपना जीवन अनुभव सच्चाई के साथ लिखने की सज़ा इतनी बड़ी क्यों मिलती है कि वो अपने देश में भी नहीं रह सकती। आज हम सुनीता मैम से इसी संबंधी और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर परिचय तैयार किया। आप लोगों को बताऊं, इस परिचय को पीजी की छात्रा पूर्वा और सुदेशना दोनों ने मिलकर तैयार किया। अब पिछले व्याख्यान की रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैं अलका त्रिपाठी से निवेदन करता हूं वो आए और जो पिछला व्याख्यान डॉक्टर वेद रमन पांडे जी ने दिया था उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अलका। सम्मानित अतिथि एवं स्नेहित स्वजनों, प्रेमचंद अंतर्विषयक व्याख्यान में 8 मार्च 2017 को डॉक्टर वेद रमन पांडे द्वारा केदारनाथ सिंह विरचित माझी का पुल कविता व्याख्यान पर मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेद रमन जी ने हमें बताया कि महानगर में आकर भी केदार जी किस प्रकार गांव से नए सिरे से जुड़े रहे। तभी तो 1979 दिल्ली में माझी का पुल कविता उन्होंने लिखी। जेएनयू का परिवेश भी उन्हें गांव की याद दिलाता। दिल्ली के लोगों के दिल में सूत नहीं है, न ही पुल है जो लोगों को आपस में जोड़ता या बांधता। किसी का किसी से जुड़ाव नहीं था। वस्तु और दृश्य दोनों को जीवंत कर देते हैं केदार जी। वेद रमन जी ने हमें आगे बताया संवेदना और दृष्टि का साझापन, किसान की दृष्टि, कृषि संस्कृति से जुड़े ऐसे उपमान जो माझी का पुल कविता में उपलब्ध हैं, जो कि नई कविता में दुर्लभ है। सभ्यता के साक्ष्य में, पुल के भूगोल में, नदी इतिहास में माझी और नाव है। यह पुल नदी को गहराई से छूता है। केदार जी माझी के पुल को अपनी निगाह से ही नहीं, अपनों की निगाह से भी देखते हैं। मनुष्यतर जुबान मन को पकड़ पाने की असमर्थता के बाद भी उसकी संवेदना को मनुष्यों की संवेदना के समकक्ष रखते हैं और यह केदार जी की कविता की विशेषता है। वेद रमन जी ने हमें बताया कि किस प्रकार यह पुल यथार्थ से अधिक मिथक है। यह केदार जी की कविता की खास युक्ति है। केदार जी पहले तो मिथक गढ़ते हैं, फिर उसे
छोटे छोटे गहरे प्रश्नों से तोड़ते हैं। सच यथार्थ के बजाय मिथक के द्वारा बाहर आता है। अंततः वेद जी ने कविता के मूल भाव, संवेदना और मर्म को स्पष्ट करते हुए स्पष्टतः बताया कि नदी के ऊपर के बने पुल से अधिक यह कविता लोगों के भीतर टंगे पुल की कविता है। मनुष्यता के बगैर मनुष्य अर्थहीन है। कवि स्वयं एक पुल है, जबकि कई पुल टूट चुके हैं। 35 वर्ष पहले लिखी गई इस कविता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रश्नोत्तर सत्र में शोधकर्ता जयप्रकाश, छात्रा गरिमा त्रिशांता द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर संतोषजनक उत्तर वेदरमन जी द्वारा दिए गए। कवि टिप्पणी में अनिल पुष्कर जी ने जगदीश गुप्त की कविता के द्वारा 2 विपरीत धाराओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात विभागाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षीय भाषण रोमांचकारी रहा। अपनी उत्सुकता को न रोक अनिरुद्ध जी ने वेदरमन जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अंततः गोपाल सोनी जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समग्रतः व्याख्यान में आरंभ से लेकर अंत तक रोचकता बनी हुई थी। विभाग के लिए यह एक सार्थक और प्रशंसनीय व्याख्यान था। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट अलका जी ने तैयार की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं श्वेता जी से निवेदन करता हूँ वो आए और हम लोग के बीच अपना व्याख्यान दें। श्वेता भट्टाचार्य से। सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद डिपार्टमेंट को, हिंदी विभाग को, ऋषि जी को कि इन्होंने मुझे आमंत्रण किया इस टॉक के लिए। और ये विशेषतः ये टॉक मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प अनुभव होने वाला है, क्योंकि आपके विभाग से कई छात्र हमारे विभाग में आते हैं जेनेट की कोर्सेज करने, या तो मेरे छात्र रह चुके हैं या शायद भविष्य में होने वाले हैं। तो जब भी आते हैं काफ़ी घबराए हुए और सहमे से रहते हैं कि अंग्रेज़ी ठीक बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो आज वो हालत मेरी है। मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ कि मैं हिंदी ठीक से बोल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप ये महसूस करेंगे जब मैं टॉक शुरू करूँगी, क्योंकि जो एकेडमिक टर्मिनोलॉजी है वो मैं अंग्रेज़ी में ही रखूँगी, क्योंकि वो अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की ट्रेनिंग करूँ तो उससे समय ही वेस्ट होगा ज़्यादा और मैं विषय को अटेंशन नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी खिचड़ी भाषा में बोलूँगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो अंश मैं आज बोलने जा रही हूँ वो मेरे एक चैप्टर से है। 2018 में मेरी ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रेस में जा रही है मेरी किताब के रूप में। किताब का टेंटेटिव टाइटल पोस्ट सेक्युलर थियरी है। तो मैं उस लार्जर टॉपिक में नहीं जाऊंगी, लेकिन मूलतः आज का जो टॉक है वो परसेपोलिस टेक्स्ट के ऊपर है, जो मेरे एक चैप्टर का विषय है। और ये टॉक को मैं जितना हो सके थियरी से हटा के एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगी, ताकि हम सब इसके साथ रिलेट कर सकें। तो क्या आप में से कोई परिचित है इस टेक्स्ट के साथ? कोई स्टूडेंट परिचित है? ठीक है, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली इसकी कहानी बताती हूँ आपको। ये एक ग्राफिक नॉवल है, चित्रभित्तिक उपन्यास है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो इस रूप में पूरी कहानी बताई जा रही है। मैं इसके डिटेल में आऊँगी, पर कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी कहानी बता रही है और वो ईरान में अपनी कहानी बताती है, जहाँ उसका जन्म हुआ और उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो मार्जा सत्रापी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मोमेंट में ईरान में रही हैं, जबकि उनके दादा परदादा उनसे उन्होंने कहानी सुनी कि जो शाह हुआ करते थे, रिज़ा शाह, जो ईरान में रूल किया करते थे, उसके बाद कैसे ये कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट हुआ और एक इस्लामिक रिबेलियन हुआ 1979 में, और एक इस्लामिस्ट रजीम उसके बाद स्थापित हुआ। और इस रजीम के अंतर्गत काफ़ी सारी पाबंदियाँ ज़्यादातर महिलाओं पर ही लागू हुई, जहाँ उनको हिजाब का कंपल्सरी प्रयोग करना पड़ता था, जाने आने की स्वतंत्रता उतनी नहीं थी, घर में ज़्यादातर रहना पड़ता था। पर मार्शी, जिस नाम से वो पहचानी जाती है इस कहानी में, मार्शी का अनुभव कुछ थोड़ा सा अलग रहा है इससे, कारण
वो एक प्रिविलेज्ड क्लास में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता काफ़ी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स रहे। उन्होंने इस कहानी के भी वो प्रमुख चरित्र हैं। ये सिर्फ ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, इसका हूबहू उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है इस उपन्यास में। तो चूँकि उनका क्लास अलग था, उनका सोशल जो सेटअप अलग था, इसीलिए उनको काफ़ी आज़ादियाँ मिली जो शायद हर लड़की को नहीं नसीब हुई। तो सबसे पहले ये याद रख के ही किताब पढ़नी चाहिए कि इसमें ईरान की महिलाओं का अगर हम हाल हकीकत जानना चाहें उस समय का तो हम गलती करेंगे, कारण ये सबकी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे औरत की कहानी है जो काफ़ी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस कहानी की वो ये है कि ये कहानी वैसे लिखी तो गई है, ज़्यादातर लोग जैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इस्लामिस्ट रिप्रेशन, जिस तरह की इस्लामिस्ट रजीम ने शोषण किया नारियों का, उसके विरुद्ध ये कहानी लिखी गई है। तो 95% ऑडियंस जो होगी वो इस उपन्यास से वही समझेगी कि ये एक विद्रोह है इस तरह के रजीम के विरुद्ध जो कंपल्सरी हिजाब स्थापन करती है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ये ऐसे इस्लामिज़म के विरुद्ध ये किताब लिखी गई है, और इस कारण इस किताब को बहुत ही बड़ी और हैप्पी ऑडियंस मिली पाश्चात्य सभ्यता में। जब इसका अमेरिका में लॉन्च हुआ वो 2003 में था, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन मिला इसे, क्योंकि ये कहानी अमेरिका के लिए बहुत इजी है डाइजेस्ट करना कि एक मुस्लिम लड़की को किस किस स्ट्रगल से ईरान में सफ़र करना पड़ा होगा। ये कहानी बहुत परिचित कहानी है और ये बहुत ही लोभनीय कहानी है अमेरिका के लिए। यही वो कहानी है जो वो चाहती है, इसी को वो नोबेल प्राइज़ देती है। तो इस कहानी को पाकर बहुत खुश थी अमेरिका और बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला। इसीलिए एक कंजर्वेटिव ऑडियंस है जो इस उपन्यास को बहुत ही आग्रह के साथ रिसीव करती है कि बस यही अल्टीमेट स्टोरी है ईरान की। लेकिन एक और भी पक्ष है इस उपन्यास में जो मैं अपनी किताब में एड्रेस करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि एक बड़े पैमाने पे और शायद बहुत सॉर्ट ऑफ डेलिकेट तरीके से, बहुत ऑब्वियस तरीके से नहीं लेकिन बहुत ही फाइन डेलिकेट तरीके से सात्रापी जो कोशिश कर रही हैं वो है कि वो पाश्चात्य सभ्यता द्वारा सिखाई गई जो भाषा है, विद्रोह की भाषा, आज़ादी की भाषा, उसके बारे में वो प्रश्न कर रही हैं कि क्या ये एक ही भाषा है जिसके माध्यम से हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं? क्या आज़ादी सिर्फ ये एक ही सिखाई हुई भाषा के माध्यम से ही हमें बोलनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी और जीनी पड़ेगी, या फिर आज़ादी के सेल्फ डेफिनेशन के एजेंसी, ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, राइट्स, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इन शब्दों के कुछ और मायने भी क्या पॉसिबल हैं जो पाश्चात्य सभ्यता की कल्पना के बाहर है और जो हम सब खुद जिस अर्थ को लेके काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम इतने ही स्वाभाविक रूप से पश्चिम द्वारा सिखाई गई इन कॉन्सेप्ट्स को इनहेरिट कर चुके हैं और अपना चुके हैं कि अब हम इनके बाहर सोचने से घबराते हैं। हमको अजीब लगता है ये बोलना कि हिजाब भी शायद किसी के आइडेंटिटी का एक हिस्सा हो। ये शायद सिर्फ एक शोषण का तरीका ना हो, इसमें शायद आइडेंटिटी का भी एक परिचय हो सकता है, एक सार्थक परिचय हो सकता है जो शोषण के बाहर है। ये बोलने से हम कतराते हैं, हम घबराते हैं। और मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ कि ये टॉक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के किसी क्लासरूम के बाहर देना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर बाहर बोलूँ तो काफ़ी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से सर हिलाएंगे, पर वो गलत कारण से सर हिलाएंगे और मैं उस कारण से इस टेक्स्ट को वैल्यूएबल नहीं समझती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी सभ्यता पुरुषतांत्रिक नहीं है या हिजाब पुरुषतंत्र का एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही, पर मैं बोल रही हूँ कि हम पश्चिम द्वारा सिखाई गई किस कल्चरल एरोगेंस के शिकार हैं कि हम कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अगर एक मुस्लिम औरत है और अगर वो हिजाब पहन रही है इस टेक्स्ट में, तो वो शोषण के कारण ही पहन रही है, कि इसके माध्यम से उसका अपना कुछ भी व्यक्त वो नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ एक विक्टिम है।
ये हम कैसे अज्यूम कर ले, इतना हम एरोगेंट कैसे हो जाए। ये एक तरह का सांस्कृतिक एरोगेंस होगा जहाँ हम किसी को अपने से नीचा समझ के कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो मैं इसके विषय में बोल रही हूँ, जो मेरे लिए इस रूम में बोलना आसान है, कारण मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ ये विश्वास नहीं करते कि चाहे महिला के अधिकार रहे या ना रहे, हिजाब उसे पहनना ही चाहिए। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये टॉक संभव है, जो बाहर संभव नहीं होता। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री तो मैं बोल चुकी हूँ कि 2003 में ये यूएसए के परिप्रेक्ष्य में इसका स्थापन हुआ और सबने इसको बहुत आनंद के साथ ग्रहण किया। 2007 साल में इस पर एक चलचित्र भी बनी, एक एनिमेटेड फिल्म थी, एनिमेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एक बच्ची का चरित्र है जो बहुत ही लवेबल है, बहुत उस पर आपको अफेक्शन आएगा जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, या आप अगर इलस्ट्रेशंस में भी देखें। छोटी सी बच्ची है और बहुत ही उसमें क्यूरियोसिटी है और बहुत पजल्ड है कि भाई समझूं तो कैसे समझूं कि ये जगत क्या है, जिसमें मैं सिर्फ मारपीट और दंगा ही देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है उसके आंखों से ये दुनिया देखना, और इस दुनिया को जो इतनी रक्ताक्त है, इतनी वायलेंट है, वो भी थोड़ी थोड़ी डाइजेस्टेबल हो जाती है, थोड़ी थोड़ी समझने लगते हैं हम कि शायद इसमें भी कुछ मायने हैं, अगर इस बच्ची ने अपना गुजारा इससे कर लिया तो इस पे वो जो चलचित्र बनी है वो भी अगर आप देखें, वो टेक्स्ट से ज़्यादातर मतलब थोड़ी ही लिंक है, कभी कभी थोड़ी अलग भी है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग है देखने में। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में यूएसए में आके पहुंची, और ये एक ऐसे जगत में आके पहुंची जहां जॉर्ज बुश ऑलरेडी कह रहे थे कि ईरान इज़ द एक्सिस ऑफ ईवल, एक्सिस ऑफ ऑल थिंग्स ईवल। तो ईरान तो मतलब पहले ही टेररिस्ट ब्रांडेड हो चुकी थी, और लॉरा बुश, जॉर्ज बुश की वाइफ, वो अपने कई उक्तियों के बीच में उसकी एक उक्ति ये थी कि हमें एज द मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन वी ओ इट टू द वेल्ड ब्राउन गर्ल, वेल्ड यानी पर्दानशीन जो ब्राउन गर्ल है, उसको रेस्क्यू करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो भाषा तब चल रही थी कि वेस्ट और ईस्ट में रिलेशनशिप सिर्फ एक तो ऐसा अनइक्वल ही हो सकता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे जो ईस्ट की महिलाएं हैं उनको उद्धार की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, उनको नए रूप से ज़िंदगी के मायने सीखने की ज़रूरत है जो वो जानती नहीं है क्योंकि उनका जन्म पश्चिम में नहीं हुआ है। तो ऐसे एक संदर्भ में इस नॉवेल का जन्म हुआ। और अपने इंट्रोडक्शन में सात्रापी बोलती है कि ये उचित नहीं होगा अगर ईरान का जो ये विद इन कोट्स, इफ़ द ओल्ड एंड ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ईरान इज़ अंडरस्टूड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म, फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म। अगर सिर्फ फंडामेंटलिस्ट, फैनेटिक, टेररिस्ट इस हिसाब से हम ईरान को समझें तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और वो बोलती हैं कि एन एंटायर नेशन शुड नॉट बी जज्ड by the wrongdoings of a few extremists। तो अगर कुछ टेररिस्ट है तो हैं, पर एक सभ्यता टेररिस्ट नहीं हो सकती, और ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, और इसके कई ऐसे पक्ष है, कई ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो पश्चिम नहीं जानती है और जानना चाहती भी नहीं है। तो उनको उन एस्पेक्ट से परिचित करना इस उपन्यास लिखने के पीछे एक मेन लक्ष्य था सात्रापी का। लेकिन वो लक्ष्य बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत ही फाइन तरीके से इन्होंने पूरा किया। तो आपको ऑब्वियस तरीके से नहीं दिखेगा, पर मैं कोशिश करूँगी दिखाना कि कुछ पैनल्स को लाके कि कैसे वो करती हैं और काफ़ी सक्सेसफुली करती हैं। एक तो पहले मैं ऐसे इंस्टेंसेस आपको दिखाऊं जहाँ पे वो बोलती हैं कि किस किस तरह से शोषण हो रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक यूनिवर्सिटी का सीन है। आप शायद सारा कुछ पढ़ नहीं पाए, मैं इनलार्ज करके सिर्फ उसी अंश को दिखाऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये एक यूनिवर्सिटी का सीन है, और मेरे कर्सर को अगर आप फॉलो करें तो ये है प्रिंसिपल साहब,
जो सब छात्राओं को बिठा के बोल रहे हैं कि भाई तुम हिजाब पहनो और ढंग से पहनो, ताकि जो पुरुष छात्र हैं वो तुम्हारी ओर आकृष्ट ना हो जाए। तो बाकी सब बैठ के चुपचाप सुन रहे, और ये तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल एक डिस्कोर्स है, ये तो हम सुनते ही हैं कि लड़कियों को एक तरह के पोशाक पहनने चाहिए ताकि वो आकर्षित ना कर ले पुरुष को। तो ये कुछ अनफेमिलियर बात नहीं है, हम सब इसको सुनते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब साथरापी सुनती हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम सुनते हैं इससे ये काफ़ी अलग है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये चैप्टर पढ़े, इस कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों का खून हो रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था अगर वो ये नियमों का पालन ना करें। तो अपनी जान पे खेल के साथरापी इसका विरोध करती हैं, और वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आकर्षित हो सकती हूँ, अगर एक पुरुष आकर्षित हो सकता है मेरी ओर, तो मैं भी उतनी ही आसानी से आकर्षित हो सकती हूँ उनकी ओर। तो अगर मेरे लिए ट्राउजर्स पहनना बैंड है तो उनके लिए क्यों ना बैंड हो। तो काफ़ी स्वाभाविक सिंपल लॉजिक से वो ऐसे प्रोटेस्ट करती हैं। वो एक आर्ट स्कूल में पढ़ती हैं, तो वो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। तो ये मॉडल है उनका जिसको वो पेंट कर रही हैं, सब छात्राएं बैठ के पेंट कर रही हैं। पर ये अजीब जो इस्लामिस्ट रजीम है वो कमरे में घुस के उनको बोलता है कि तुम एक पुरुष की ओर देख क्यों रही हो, और वो भी इतने देर तक। तो वो चिल्ला के बोलती है कि भाई पेंटिंग तुम्हें उन्हीं की कर रही हो तो दीवार को देख के करूँ क्या। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं। ये तो बहुत ही अजीब मज़ेदार किस्सा है जहाँ पे ये गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन ये टर्म है, जो इस्लामिस्ट रजीम की जो पुलिस थी, मेल एवं फीमेल, जो ऐसी पाबंदियाँ लागू कर रही थी, इम्प्लीमेंट कर रही थी, इंश्योर कर रही थी, और रास्ते से लोगों को पकड़ के जेल में डाल रही थी, उनको गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन कहा जा रहा है इस उपन्यास में, और ईरान में उस वक्त यही कहा जाता था। तो बेचारी जो मार्जी है वो बस पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अभी वो बड़ी हो चुकी है, ये हमारी छोटी वाली मार्जी नहीं है, और वो दौड़ के बस पकड़ रही हैं। तो चीख के उनको एक गार्डियन ऑफ द रेवोल्यूशन पीछे से रोकता है और बोलता है कि भागो मत, तुम भागती हो तो ऑब्सीन लगती हो, लड़कियां भागती है तो ऑब्सीन लगती है, तो भागो मत। तो वो चिल्ला के जवाब देती है कि मुझे बस पकड़नी है और मैं क्या करूँ। वो कहते हैं नहीं भागो मत, चल के पकड़ो, क्योंकि ये गलत है और तुम ऑब्सीन लग रही हो और इससे पुरुष आकर्षित होंगे। तो इससे वो चिल्ला के बोलती है कि भाई अगर इतना आकर्षण आ रहा है तो मेरी तरफ देखो मत, भाग के तो मुझे बस पकड़ना ही है, और इसमें मैं और किसी की सुनने नहीं वाली हूँ। तो ये इंस्टेंसेस मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये मेन स्ट्रीम प्रोटेस्ट हैं जो वो कर रही हैं इस्लामिस्ट रिप्रेशन के विरुद्ध। पर मेरा मूल वक्तव्य है जहाँ पे वो एक्चुअली हमको दिखा रही हैं कि जहाँ की ये गलत है, ये इस्लामिस्ट ऑपरेशन जो है, ये पाबंदियाँ जो है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो भी गलत है, जहाँ पे एक मुस्लिम औरत को सिर्फ और सिर्फ विक्टिम समझा जा रहा है, जहाँ पे पहले ही बता दिया जा रहा है कि इस हिजाब का कोई और मायने हो ही नहीं सकता, वो भी गलत है। तो ये वो भी जो गलत है उसी को लेके मेरा ऐसे है, मेरा चैप्टर है, और वही मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिखा के बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि इस समय ये इस्लामिस्ट रजीम आने के कारण हिजाब को सेंटर करके ये एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया था। मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूँ अगर आपको ये अच्छे से दिखे। बेटर है, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका पेज। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस समय बहुत आसान हो गया था वस्त्र के आधार पे इंसान को लेबल करना, कैटेगराइज करना। तो दो किस्म की औरतें हो सकती थी, एक द फंडामेंटलिस्ट वुमन और एक द मॉडर्न वुमन। तो आप पोशाक को एक तरह से पहने तो आप फंडामेंटलिस्ट हो गए, और एक तरह से पहले तो आप मॉडर्न हो गए। और वो बोल रही है इन नो टाइम द वे पीपल ड्रेस्ड बिकेम एन इडियोलॉजिकल साइन, देयर वर टू काइंड्स ऑफ वुमेन। तो जैसे पौधों के, पेड़ों के काइंड्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, वैसे इंसानों के भी कैटेगरीज करना काफ़ी आसान हो गया। तो जो औरतें प्रोटेस्ट करना चाह रही थी वो बस थोड़ा अंतर लाके, थोड़ा अलग से अगर अपना वस्त्र पहने तो वो एस्टैब्लिश कर रही थी कि वो मॉडर्न है, वो प्रोग्रेसिव है, कि वो समझती हैं कि आज़ादी किसको बोलते हैं। ठीक उसी तरह
मर्दों में भी ऐसा ही एक विभाग हो चुका था। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है, इसका बाद में भी वो उल्लेख करती हैं। वो बोलती है कि ऐसे तो वो घूमती थी जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती थी, पर उनके प्राइवेट लाइफ में वो अपनी तरीके से कपड़े पहनती थी, क्योंकि वो समझती थी कि ये उनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये क्योंकि वो ट्रूली मॉडर्न है अंदर से, इसीलिए उनके कपड़ों से वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करती थी। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है, तो मेरा यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश करी वो ये है कि अगर हम इसे समझ रहे हैं कि नारीवाद किस चीज़ को मॉडर्निटी के हिसाब से समझता है, नारीवाद किस चीज़ को प्रोग्रेसिव या लिबरल समझता है, तो मेरी जो लिमिटेड रीडिंग है उससे मैं इतना कह सकती हूँ कि नारीवाद की जो ज़्यादातर समझ हमारी है वो इनहेरिटेड है और पश्चिम से इनहेरिटेड है। तो लिबर्टी का जो डेफिनेशन, जो फॉर्मेट, जो टेम्पलेट हमारे पास है वो बिल्कुल एक सिखाया हुआ टेम्पलेट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मार्शी को घेरे हुए जो और औरतें अपने आप को मॉडर्न या लिबरल समझाने की कोशिश कर रही थी, ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि वो ज़्यादातर उसी टेक्निक को अपना रही थी जो पुरुष तंत्र अपनाता है। और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे। नारीवाद जब पुरुष तंत्र के विरुद्ध बात करता है तो एक प्राइमरी चीज़ के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करता है, वो ये है कि तुम नारी के शरीर को उस नारी के शरीर को एक स्पेसिफिक तरह से मोड़ के उसको उसके आइडेंटिटी के साथ लिंक मत करो, कि नारी की जो अंतर से उसकी जो आइडेंटिटी है उसका कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है उसके शरीर को ढकने के तरीके के साथ। वो जैसे भी कपड़े पहने इसके साथ उसके आइडेंटिटी का कोई रिलेशन नहीं है। वो छोटे कपड़े पहने तो वो प्रॉस्टिट्यूट नहीं हो जाती, जो आजकल की मीडिया में हमारे मिनिस्टरों ने भी काफ़ी चालू करके रखा है, ये कनेक्शन नहीं है। पर अगर आप देखें यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो महिलाएं अपने आप थोड़ा अपने कपड़ों को इस तरह से उस तरह से चेंज करके पहन रही हैं, भाषा तो वही अपना रही है जो नारीवाद प्रोटेस्ट करते वक्त ओपोज करता है, काम तो वो वही कर रही है। वो अपने पोशाक के द्वारा अपने आइडेंटिटी को सिंबलाइज कर रही है, जो कि नारीवाद की बिल्कुल मूल एक टेनेट में से है, मूल उक्तियों में से है कि इस कनेक्शन को तोड़ना होगा। नारी के शरीर को ढकने के कायदे के साथ नारी की आइडेंटिटी को लिंक करने की जो सामाजिक प्रथा है उसको प्रोटेस्ट करना होगा, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना होगा। पर यहाँ पे उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हुए भी जो टेक्निक अपनाया जा रहा है मार्शी के द्वारा या मार्शी के समसामयिक बाकी महिलाओं के द्वारा, वो भाषा तो वही है। वो कपड़ों को ही थोड़ा सा हेर फेर करके अपने शरीर को विभिन्न तरीके से ढक के दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो इंसान ही अलग है, वो इंसान ही अलग है, उनका आइडेंटिटी ही कुछ और है, वो अब मॉडर्न और लिबरल और प्रोग्रेसिव है। तो फिर ये किस तरह की प्रोटेस्ट हुई? क्या इस प्रोटेस्ट की भाषा भी उतनी ही इनहेरिटेड ना हुई, उतनी ही सिखाई हुई ना हुई जितना कि पुरुष तंत्र है? अगर प्रोटेस्ट करना ही है, और ये वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं इन महिलाओं के विरुद्ध बोलने की मेरी हैसियत ही नहीं है। ये महिलाएं तो एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही थी, तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर उनको किसी को लगा कि मैं हिजाब ऐसे ना पहन के ऐसे पहनूं तो मेरे लिए ये मायने कैरी करता है, ये कुछ अलग मीनिंग कैरी करता है, तो इसके विरुद्ध मैं नहीं बोल सकती। लेकिन डेफिनेटली मैं जिस चीज़ के विरुद्ध बोल रही हूँ वो है ये सिस्टम, जिस सिस्टम ने इनको सिखाया कि मॉडर्न या लिबरल होना किसको कहते हैं। अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि मैं एक तरफा नहीं बोलना चाहती कि आप बिल्कुल क्लूलेस रह जाएं और पता नहीं क्या बोलती रह गई के पॉइंट पे मैंने अपना टॉक एंड किया। आप पूछिए, अगर आपको कुछ कठिन लग रहा हो तो आई बी हैप्पी टू पॉज एंड एक्सप्लेन। आप बोलिए, समझा पा रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ? कि मैं ये इंडिविजुअल इन औरतों के विरुद्ध नहीं बोल रही जिन्होंने ये चॉइसेस किए, क्योंकि ये चॉइसेस शायद इनके ज़िंदा रहने के माध्यम थे। ये जैसी परिस्थिति में थे, इन्होंने जो भी चॉइसेस किए ये इनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज थी, तो इनके विरुद्ध बोलने की मेरी हैसियत ही नहीं है। पर मैं बोल रही हूँ उस लार्जर स्ट्रक्चर के विरुद्ध, उस लार्जर सिस्टम के विरुद्ध
जिसके अंतर्गत हम सब, सिर्फ ये नहीं, जिसके अंतर्गत हम सब और ये भी समझती हैं कि लिबरेटेड या मॉडर्न तरीके से बिहेव करना किसको कहते हैं। एक तरफ तो नारीवाद बोलता है कि मॉडर्निटी का कोई लिंक नारी के शरीर को ढकने के वस्त्र से नहीं होता, लेकिन उसको प्रोटेस्ट करने के माध्यम के रूप में ये महिलाएं उसी कपड़े को अपना रही हैं, उसी को विभिन्न तरीके से ओढ़ के वो अपने आप को मॉडर्न या लिबरल दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम उसी सर्किट में घूम रहे हैं, उसी जाल में रह गए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जिसके विरुद्ध हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी की भाषा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के स्ट्रक्चर के अंतर्गत रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लमैटिक बस ये बात है। इसीलिए अगर आप देखें इस हिजाब को पहनने का जो पहला मोमेंट है इस टेक्स्ट में, ये बुक का पहला पेज है, पहला पन्ना है। तो इस पर अगर आप देखें, ये बोलती है कि दिस इज़ मी व्हेन आई वाज 10 years old, दिस वाज 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था। और वो बोलती है कि ये क्लास फ़ोटो है और लेफ़्ट से राइट सभी ने हिजाब डाले हुए हैं, और वो बोलती है कि लेफ़्ट से राइट ये सब है, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं इस पिक्चर से बाहर हूँ। और उसके बोलने का अर्थ ये है कि पिक्चर से मैं बाहर हूँ ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि दिखते तो हम सब एक जैसे हैं, सभी ने हिजाब डाल रखे हैं। तो मतलब हिजाब मेरी आइडेंटिटी को कहीं पे रोक रहा है, मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन में बाधा सृष्टि कर रहा है, यही उसके बोलने का अर्थ है। तो यहाँ पे तो क्रिटिसिज्म बहुत ऑब्वियस है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि इस इस्लामिस्ट रिजीम में कुछ तो गलत है, इस हिजाब में सब कुछ गलत है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, किताब के बीचों बीच ये पैनल आता है। अपनी सारी ज़िंदगी एक बच्ची के रूप में स्ट्रगल करने के बाद उसके पेरेंट्स, जो मैंने पहले बोला कि वो काफ़ी प्रिविलेज्ड थे, इसीलिए उनके पास रुपया पैसा इतना था कि वो अपनी बेटी को विदेश भेज सके, और उन्होंने यूरोप भेजा। तो उनकी बेटी ने काफ़ी एक लिबरल, कोट अनकोट लिबरल एटमॉस्फेयर में अपनी ज़िंदगी बिताई। पर बिताने के बाद उसका मन अपने फैमिली को मिलने को करा, और फैमिली को अगर वो मिलना चाहे तो उसको ईरान वापस जाना पड़ेगा। और उसी इस्लामिस्ट रिजीम ने बोल के रखा है कि ईरान अगर वापस जाना है तो हिजाब डाल के ही जाना है। तो ये वो सेकंड बारी है जब वो हिजाब पहनती है, और वो बोलती है, एंड सो मच फॉर माई इंडिविजुअल एंड सोशल लिबर्टीज़, आई नीडेड सो बैडली टू गो होम। वो होम आपको दिख नहीं रहा, आई नीडेड सो बैडली टू गो होम। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बड़ी खुशी का एक्सप्रेशन नहीं है, वो खुशी खुशी हिजाब तो नहीं डाल रही है, पर एक शिफ्ट हो चुका है। वो पहले पन्ने पे जब वो आउटराइटली हिजाब को गलत बोल रही थी, और बुक के बीचों बीच जब वो फिर से हिजाब पहन रही है अपने फैमिली को मिलने के लिए, इसके बीच में एक ट्रैजेक्टरी जा चुकी है जिसमें उसने समझा है कि फ्री चॉइस के मायने भी बहुत तरीके के होते हैं। फ्री चॉइस कोई ऐसी एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है जो सबको दे दी जाती है। हम कोई भी अपनी ज़िंदगी एक ऐसे यूटोपिया में नहीं बिताते जहाँ पे कंप्लीट फ्री चॉइस मिलती है कि जो मर्जी आए करो। लेकिन फ्री चॉइस की भी बहुत परिस्थिति पर निर्भर है ये कि फ्री चॉइस का क्या मायने हो। इस मोमेंट में कोई नहीं बोल सकता कि इस पे ये हिजाब लाद दी गई है, यहाँ पे इसका चॉइस है। मार्जी इसको जानबूझ के पहन रही है क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहती है, और परिवार से मिलने का जो ये इमोशन है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि विद्रोह है। हम अपने लिबरल जो हमारी रेटोरिक है, लिबरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने पाश्चात्य सभ्यता से पाई है, उसमें हम विद्रोह की भावना को सबसे ज़्यादा प्रीमियम देते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि प्रोटेस्ट करना, विद्रोह करना, यही एक ज़िंदगी के मायने हैं। पर ये सोचने वाली बात है कि हमारे ज़िंदगी के कई और मायने भी हैं जिसमें विद्रोह कभी कभी बिल्कुल ही नज़रअंदाज करने वाली चीज़ हो जाती है। जैसे कि इस मोमेंट पे जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्जी के लिए ये है कि वो अपने परिवार को मिले, तो वो चाह के खुद अपने चॉइस से ये हिजाब पहन रही है। बिल्कुल फ्री चॉइस तो नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको ऑप्शन मिलता तो शायद नहीं पहनती, पर फिर भी ऑप्शन तो है और वो ऑप्शन अपना रही है पहनने का। तो ये किताब हम लोगों को ये बार बार ये सवाल करने को मजबूर करती है कि ये जो फ्रीडम या लिबर्टी हमको सिखाई हुई जो ये भाषा है वो कभी भी एब्सोल्यूट हो सकती है। एक ज़िंदगी को समझने के लिए सिर्फ ये काफ़ी है, या फिर कुछ और भी मायने हैं इस ज़िंदगी को समझने के जो हमें अपनाने चाहिए और जो हमें भूलने नहीं चाहिए, और जिनको अपनाने के बाद भी लिबर्टी और फ्रीडम पाई जा सकती है, जिसमें
रहते हुए भी लिबर्टी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा है सबको जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ? एक और उदाहरण मैं देती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मार्शी जो है वो अब मैं पर्टिकुलरली हिजाब से थोड़ा ब्रॉडन करके, विशेष कितना टाइम बाकी है, मैं ठीक तो थोड़ा ब्रॉडन करके मैं ये जो सिर्फ हिजाब के बारे में ना बोल के मैं अब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस किताब में ये जो एक बड़े पैमाने पे जो ये क्रिटिक प्रेजेंट की जा रही है, जो इस पाश्चात्य सभ्यता की भाषा के विरुद्ध है, इसके लिबर्टी और फ्रीडम के डेफिनेशन के विरुद्ध है, नैरो डेफिनेशन के विरुद्ध है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हिजाब से मैं थोड़ा हटती हूँ, पर ये उसी डिस्कशन का एक अंश है। तो ये है हमारी छोटी सी मार्जी, जो ये उसके माता पिता हैं, और मार्जी इसके बाद के पैनल में आती है। ये है मार्जी। तो मार्जी को रॉक म्यूज़िक का बहुत शौक है, और ईरान में उसको ये पोस्टर तो मिलने से रहे। किंग वाइल्ड का पोस्टर है, आयरन मेडन का पोस्टर है, ये इसके ईरान में मिलने नहीं वाले हैं, क्योंकि जो इस्लामिस्ट रजीम है उन्होंने ये सब कुछ बैन करके रखा है। पर इसे तो यही चाहिए, बच्ची है, बहुत इसने अमेरिकन टेलीविज़न देखी है, और ये इसके रोल मॉडल्स हैं। तो उसके पिता माता जो बाहर घूमने जाते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से देश में, वो वहाँ से ये पोस्टर खरीदते हैं और छुपा के लाते हैं। तो उसकी माता जो है, उनको ये ब्राइट आइडिया आता है। वो बोलते हैं कि ये काम करो, अपने पति को बोलती है अपना कोट खोलो, और वो कोट के लाइनिंग में ये पोस्टर छुपा लेती है, क्योंकि नहीं तो इमिग्रेशन में ईरान उसे घुसने नहीं देगा। ये पोस्टर लेके उनको देश में घुसने की अनुमति नहीं मिलने वाली थी। तो वो कोट के पीछे ऐसे सी देती है कि उसके पिता को कुछ वो इस तरह दिखने लग जाते हैं। एयरपोर्ट में चलते हुए बेचारे इस तरह दिखते हुए वो पोस्टर लेके आते हैं अपनी लाडली के लिए, और वो तो बहुत ही खुश है, क्योंकि इसको बड़े मतलब मज़े से वो सेलिब्रेट करती है। उसने और भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी। एक डेनिम का जैकेट मंगवाया था, क्योंकि याद है ना कि कपड़े उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो डेनिम का जैकेट मंगवाया था, और एक माइकल जैक्सन का बैज मंगवाया था, जिस बैज को लगा के वो बड़ी शान के साथ फिर रास्ते पे निकलती है। पर उसकी किस्मत ख़राब है कि ये गार्डियन ऑफ द रेवोल्यूशन मिल जाती है। ये फीमेल विंग है गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन। तो वो दो औरतें हैं जो वो इस्लामिस्ट रजीम की पुलिस है, और उसको पकड़ती हैं। उसके जूते देखती हैं जो नाइकी के जूते हैं, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसके वो विरुद्ध है। तो उनको बड़ा ही गुस्सा आता है, बेचारी बहुत मुश्किल में पड़ती है, काफ़ी मार भी खाती है शायद, और फिर चुपचाप से घर लौट जाती है, क्योंकि समझती है कि कुछ करने लायक मैं नहीं रही यहाँ पे। और घर जाके विद्रोह की भाषा के रूप में वो ये गाना गाती है। थोड़ा ब्लर्ड है, सॉरी, लेकिन ये गाना है वी आर द किड्स इन अमेरिका। ये गाना, क्योंकि और कोई विद्रोह की भाषा उसके पास है नहीं। बाहर वो रास्ते पे निकली तो मार खा के बेचारी घर आ गई। अब घर आके वो अपना गुस्सा निकाले तो किस पे निकाले, तो अपना दरवाज़ा बंद करती है, अपना रॉक म्यूज़िक चलाती है, और जो वो गाना बजाती है वो इससे बड़ा उदाहरण तो हो नहीं सकता कि कैसे उधार पे विद्रोह की भाषा हम सब लेते हैं। तो वो ईरान में बेचारी नाचती हुई गाती है वी आर द किड्स इन अमेरिका। तो ये एक प्राइमरी इंस्टेंस है कि ना समझते हुए भी एक बच्ची के तौर पे वो कैसे एक विदेशी प्रभाव से सीखती है कि विद्रोह का अर्थ क्या है और विद्रोह की भाषा क्या है। और भाषा इतनी ज़रूरी चीज़ है, जो आप साहित्य के छात्र हैं तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाषा सिर्फ माध्यम नहीं होती जिससे हम रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। भाषा वो चीज़ है जो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती है, उसका निर्माण करती है। अगर आप एक भाषा ना यूज़ करके कोई दूसरी भाषा यूज़ करें तो आप वो सेम रियलिटी नहीं कन्वे कर पाएंगे। रियलिटी भी उसके साथ साथ थोड़ी बदल जाती है। तो अगर ये अंग्रेज़ी भाषा और अमेरिकन म्यूज़िक उसकी एकमात्र उसके सपोर्ट सिस्टम है, एकमात्र उसका संबल है अपना विद्रोह एक्सप्रेस करने का, तो वो विद्रोह जो एक्सप्रेस कर रही है वो भी बहुत ही पश्चिमी विद्रोह है। वो अपने किस्म का विद्रोह एक्सप्रेस कर भी नहीं पा रही है। भाषा की ये लिमिटेशन है जो वो सीख के बड़ी हो रही है, और जो हम सब अपने अपने लेवल पे नारीवाद के रूप में सीख के बड़े हुए हैं। हम सभी समझते हैं, अगर आसपास देखें, कि नारीवाद का भी एक यूनिफॉर्म है।
नारीवाद कपड़ों के ऊपर पाबंदी के विरुद्ध बोलती है, पर नारीवाद का एक यूनिफॉर्म है। कोई अगर एक ट्राउजर्स पहन के जाए तो वो जिस एंगल से परसीव्ड होता है, उसकी ऑडियंस उसको जितना एम्पावर्ड समझती है, अगर कोई वो ना पहने और कोई देशी पोशाक पहने तो उसको रिसेप्शन अलग ही मिलता है। कारण हमारी नारीवाद की समझ ही बहुत वेस्टर्न है, बहुत पश्चिमी है और बहुत अनक्वेश्चनिंग है। हम सवाल उठाते ही नहीं हैं। तो ये किताब हमको बार बार यही सवाल उठाने पे मजबूर करती रहती है। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी इंस्टेंस है जहाँ पे ये बिल्कुल शुरू में है, जब मार्शी बोलती है कि बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, ये इस्लामिस्ट रिजीम का जो शोषण है उसके विरुद्ध चुप नहीं रहे कि विद्रोह करना चाहिए। बातें तो ये बहुत बोल रही हैं, पर सारी किताब में ये बार बार हमें ये याद दिलाती रहती है कि ये सब बातें ये एकमात्र एक ही कारण से बोल पा रही हैं कि उसके जो माता पिता हैं वो आर्थिक रूप से समर्थ हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। वो एक फ्रेंच स्कूल में पढ़ती है ईरान में रहते हुए भी। थोड़ी ही बड़ी होती है, थोड़े संकट आते हैं ईरान में तो वो लोग उसको बाहर भेज देते हैं यूरोप में। तो उसका ये जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, इस कारण से वो विद्रोह कर पा रही है, जबकि उसको घेर के ऐसी काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो इस विद्रोह जिनके पास ये प्रिविलेज ही नहीं है विद्रोह का। तो विद्रोह करने का भी एक प्रिविलेज चाहिए होता है। ये जो पश्चिमी तरह का विद्रोह हम समझते हैं, उस विद्रोह को करने के लिए भी हमको एक विशेष सामाजिक स्तर में जन्म लेना पड़ता है, नहीं तो वो विद्रोह हमारे पहुंच के ही बाहर होता है। और ये चीज़ बार बार हमें मार्शी याद दिलाती रहती है। तो ये बिल्कुल शुरू की ओर है जहाँ वो बोलती है कि आई वॉन्टेड टू बी अ प्रॉफिट बिकॉज आर मेड डिड नॉट ईट विथ अस। तो उसको ये खराब लगा कि उसके घर पे जो काम करती है परिचारिका वो उसके साथ नहीं खाती है, तो वो प्रॉफिट होना चाहती है ताकि वो सामाजिक इक्वालिटी ला सके। लेकिन उसके अगले ही और फिर वो बोलती है और इसलिए वो प्रॉफिट होना चाहती है बिकॉज माई फादर हैड ए कैडिलैक, जो बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी थी उस समय की। तो वो शर्मिंदा है कि वो इस स्तर को बिलोंग करती है जिसमें वो ये प्रिविलेजेस एंजॉय करती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है उसके पास? अगले ही ये उसकी दादी है जिससे वो बहुत ही क्लोज है। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम प्रॉफिट हो, तो वो बोलती है इन दैट केस आई विल बी योर फर्स्ट डिसाइपल, तो मैं तुम्हारी प्रथम शिष्या होंगी। तुम प्रॉफिट बनोगी ना तो मैं तुम्हारी प्रथम शिष्या होंगी। तो वो बहुत खुश है और दादी को बोलती है रियली? तो वो बोलती है दादी बट टेल मी how you will arrange for old people not to suffer। अपनी बात बोलती है। तो वो बोलती है it will simply be forbidden, बस नियम रहेगा कि तुम सफ़र नहीं कर सकते। एक बच्ची के मुंह से ये कहलवा के हमें ऑथर याद दिला रही हैं कि हमारे समाज के पावर स्ट्रक्चर्स की हमारी समझ कैसी है। हम ऐसे सिस्टम में बड़े होते हैं कि उसके बाहर हम सोच भी नहीं सकते। चूँकि शोषण देख के, एक सामाजिक हायरार्की देख के, एक बाइनरी देख के जहाँ पे कोई एक ज़्यादा शक्तिशाली है और वो नियम बनाता है और जो कम शक्तिशाली है वो नियमों का पालन करने पे मजबूर रहता है, ये देख के जो बच्ची बड़ी हुई है वो सामाजिक इक्वालिटी इमेजिन ही नहीं कर पा रही है। वो लाना चाहती है ऐसी इक्वालिटी, लेकिन जब उसकी दादी उससे पूछती है कि कैसे लाऊंगी, तो वो बोलती है कि बस अनइक्वल होना फॉरबिडन होगा, ये मना होगा। तुम चाहो भी तो तुम दुख नहीं भोग सकते, तुम सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि नियम रहेगा कि तुम सफ़र मत करो। तो हमारी ये जो विद्रोह की भावना है, ये बच्ची हमें समझा रही है, अपने बिल्कुल चाइल्ड लाइक मैनर में समझा रही है कि हमारी विद्रोह की भावना भी किस अंतर्गत इसी पावर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जिसमें हम जन्म लेते हैं और जिसके विरुद्ध हम सोचते हैं कि हम विद्रोह कर रहे हैं, पर उसी के अंतर्गत हमारी सोच रह जाती है, उसके बाहर हम नहीं जा पाते हैं। वो इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए भी किसी और भाषा की या किसी और सोच की कल्पना भी नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ नियमों को लागू करना सीखती है और उसी को लागू करने की सोच उसके दिमाग में आती रहती है। अच्छा, ये मैं 2-3 स्किप करती हूँ। हाँ, ये है सबसे एक इंटरेस्टिंग, ये उपन्यास के बीचों बीच ये अंश आता है। कितना टाइम बाकी है एक बार और पूछ लेती हूँ। बोलो, ठीक है।
तो और 2-3 पेजेस है जो मैं एड्रेस कर लूँ तो मेरा टॉक हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप प्रश्न उत्तर करें, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। इस सबसे एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है इस नॉवेल के बीचों बीच, जहाँ जैसे मैंने बोला कि मार्जी जिस सामाजिक स्तर की है उस स्तर में प्रोटेस्ट करने के कई ऑप्शंस थे जो गरीब लोग नहीं कर पा रहे थे, पर वो अफोर्ड कर पा रहे थे। तो वो क्या अफोर्ड कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट का माध्यम क्या था? पार्टी करना। तो वो सब जो 2-3-4 परिवार थे जो इस इस्लामिस्ट रजीम के विरुद्ध थे, वो सब एकजुट होके अल्कोहल लेके और गाना चला के नाच गान करके पी के पार्टी करते थे। तो ये उनके विद्रोह का माध्यम था, ये उनका प्रोटेस्ट था। अब एक साधारण दृष्टि से देखें तो ये कॉमन सेंसिकली लगता है कि हाँ इसमें शायद कोई अर्थ है, क्योंकि यही चीज़ें बैंड थी, अल्कोहल बैंड था, नाच गाना बैंड था इस रजीम में। सो ये सब करके एक सांकेतिक रूप में प्रोटेस्ट तो भाई ये हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ी डीपली देखें कि इस नॉवेल ने इसको कैसे प्रेजेंट किया है, ये दिखा रहे हैं कि इस्लामिस्ट रजीम कितने सारे बच्चों को लेके जेल में भर रहा है और उन्हें युद्ध करने पे मजबूर कर रहा है। उन्हें सिखा रहा है कि ईरान के सोल्जर्स के रूप में उन्हें इराक के सोल्जर्स की कत्ल करनी चाहिए। उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और फिर सोल्जर्स के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये गया एक पन्ना, और बिल्कुल इसके अगले ही पन्ने में हमें ये दिखता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पन्ना है, जहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो गरीब सोल्जर्स है जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया और एक एक्सप्लोजन हुआ है और वो सब मर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस रजीम के सिखाए हुए पथ पे वो चल रहे हैं। पर जो इस रजीम के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी क्या खाक कर रहे हैं, वो भी उसी तरह की क्या बोलते हैं इसको, पीस, काम, प्लानिंग, कंट्रोल, सभी चीज़ें यहाँ भी उतनी ही लैकिंग है जितनी कि पहले पैनल में। अगर यहाँ पे लोग अपने इच्छा के विरुद्ध मर रहे हैं तो यहाँ पे अपने इच्छाकृत रूप से भला क्या मीनिंगफुल कर रहे हैं? एक पार्टी कर रहे हैं जिसमें वो अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज़्यादा तरीके से दिखा रहे हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल विमुख होके वो पश्चिम की सिखाई हुई भाषा को अडॉप्ट करके मद्यपान करते हुए, नाच करते हुए अपने आप को खुला छोड़ रहे हैं। यही उनके लिए विद्रोह की एकमात्र भाषा है, यही उनके लिए शोषण के विरुद्ध एकमात्र सांकेतिक माध्यम है समझाने का कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही एक बार बार जो हमें ये किताब याद दिलाती है कि ये बहुत ही एक लिमिटेड भाषा है, कि इसको फ्रीडम का सिंबल मानना, इसको फ्रीडम की भाषा के रूप में, या इसको एकमात्र फ्रीडम के विरुद्ध एकमात्र भाषा के रूप में समझना बड़ी ही संकीर्ण समझ होगी हमारी। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद इसमें उतनी ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही इंडिफरेंस है जितनी इस पहले इमेज में है। और इस क्षेत्र में इंडिफरेंस जो है वो बहुत ही वायलेंट है। अगर चारों ओर कत्ल हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम इंडिफरेंट हैं, तो वो एक इनोसेंट बात नहीं है, वो बहुत ही एक वायलेंट स्टेटमेंट है। अगर आप कत्ल देख के भी इंडिफरेंट रह सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, तो ये पार्टी करना बहुत ही एक वायलेंट स्टेटमेंट है। ये एक वायलेंट प्रकाश है अपने फ्रीडम का, और बहुत ही संकीर्ण एक्सप्रेशन है अपने फ्रीडम का। और फाइनली एक और इमेज जो है, जो डायरेक्टली नारीवाद के थियोरी को लेके बोलता है, ये है मार्शी, जो जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और वो दृढ़ प्रकल्प है कि उसको लिबरेटेड होना ही है। तो भाई वो कैसे लिबरेटेड हो, उसने सोचा कि मैं एक सिगरेट स्मोक करती हूँ क्योंकि यही मेरी लिबरेशन की भाषा है। तो एक बार फिर से देखिए कि कितनी सिखाई हुई भाषा के माध्यम से वो अपनी लिबर्टी एक्सप्रेस कर रही है, और उसे ज़रा भी रुचि नहीं आ रही ये सिगरेट पीते हुए, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम हर स्मोकर को नहीं आती है। तो अगर आप इसको देखें, वो बोलती है, पहले तो बेचारी लेटी हुई है और फिर सिगरेट जलाती है और बोलती है, नेचुरली द regime became more repressive. In the name of that war, they exterminated the enemy within. और फिर वो दिखाती है कि युद्ध कैसा चल रहा है, और इसके विरुद्ध फिर उनका युद्ध है। As for me, I sealed my act of rebellion
against my mother's dictatorship by smoking the cigarette I had stolen from my uncle 2 weeks earlier. तो बेचारे अंकल से उसने ये सिगरेट चुराई थी 2 वीक पहले, अभी चुप से अपने कमरे में बंद होके वो ये सिगरेट स्मोक कर रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे लिए ये मेरा रिबेलन है, मेरा विद्रोह है। और फिर हंसने लग जाती हैं बेचारी और बोलती हैं इट वॉज ऑफुल बट दिस वॉज नॉट द मोमेंट टू गिव इन। ये हार मानने का मोमेंट नहीं है, मुझे ऐसे ही जारी रखना है अपना विद्रोह। और बोलती हैं विद दिस फर्स्ट सिगरेट आई किस्ड चाइल्डहुड गुड बाय, नाउ आई वॉज अ ग्रोन अप। तो वो चाइल्डहुड से ग्रोन अप स्टेज में कदम रखती हैं और विद्रोह करते हुए रखती हैं, और ये सिखाई हुई विद्रोह की भाषा प्रदर्शित करते हुए रखती हैं, जहाँ सिगरेट स्मोक करना उसके लिए एकमात्र सांकेतिक अर्थ है इसके लिए कि वो बड़ी हो गई है और वो फ्री हो गई है, लिबरेटेड हो गई है। और भी ज़्यादा डायरेक्टली, और ये मेरा आखिरी पैनल है, ये है सिमोन दे बोवुआ जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट स्टॉलवर्ट है। अगर आप में से किसी ने उनके बारे में सुना है या पढ़ा है, फेमिनिस्ट थियोरी, वेस्टर्न फेमिनिस्ट थियोरी की वो लैंडमार्क है। तो उनकी किताब पढ़ चुकी है बच्ची। उसने लिखा टू एडुकेट माई सेल्फ आई हैड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मी, मार्शी द वुमन, सो आई थ्रू माई सेल्फ इन टू रीडिंग माई मदर्स फेवरेट बुक। तो वो बुआ पढ़ती हैं और फिर वो सोचती हैं कि ये जो वेस्टर्न जो किताब है इसने इस किताब ने उन्हें फ्रीडम और लिबर्टी और इमेंसिपेशन का अर्थ सिखा दिया। तो वो ये अर्थ कैसे एक्सप्रेस करे, खड़े होकर अगर वो यूरिनेट कर सके मर्दों की तरह, तो ये उसके लिए इमेंसिपेटेड बात होगी। मज़ेदार किस्सा है, बेचारी बहुत कोशिश करती है और फिर उसकी आंखें देखिए, बहुत ही वो पजल्ड है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और बोलती भी है कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो बिल्कुल बच्चों वाला किस्सा है, हंसी भी आती है, लेकिन बात बहुत गंभीर बोल रही है वो, जहाँ वो बोलती है लास्ट यहाँ पे, सीटेड इट वॉज मच सिंपलर, बैठे हुए यूरिनेट करेंगी तो ईजी रहेगा उनके लिए। एंड एज एन इरानियन वुमन बिफोर लर्निंग टू यूरिनेट लाइक अ मैन आई नीडेड टू लर्न टू बिकम अ लिबरेटेड एंड इमेंसिपेटेड वुमन। ये लिबरेटेड और इमेंसिपेटेड सोचने वाली बात है कि वो सिंसियरली बोल रही है कि विद इन कोट्स बोल रही है, वो व्यंग्यात्मक रूप से बोल रही हैं कि लिबरेटेड और इमेंसिपेटेड होना तो आज की प्रथा है जो हमें पश्चिम ने सिखाया है। तो भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे जितना भी डिस्गस्टिंग लगे। अगर उसके लिए मुझे खड़े होके यूरिनेट करना पड़े तो ये भी शायद बुबुआ का सिखाया हुआ एक माध्यम है। बुबुआ ने वैसे ऐसा कभी नहीं बोला है, ये एक बच्ची का इंटरप्रिटेशन है बुबुआ का। पर वो जो कह रही हैं, जो मुद्दा उठा रही हैं, और मैं यही बोल के अपना टॉक समाप्त करूँगी कि वो जो मुद्दा उठा रही हैं और बार बार इस किताब में उठा रही हैं, वो ये है कि इस्लामिस्ट रिजीम जो कर रहा है वो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा शोषण महिलाओं का होना नहीं चाहिए। पर उसकी उल्टी तरफ जिस माध्यम से हम इस इस्लामिस्ट रिजीम के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं वो भी उतनी ही सिखाई हुई भाषा है जितना कि ये शोषण है। और ये हमें पश्चिम ने सिखाया है, जो फ्री होने और लिबरेटेड होने की कई मायने समझती ही नहीं है या समझना चाहती नहीं है। ज़िंदगी के कई पहलू जिस भाषा में व्यक्त ही नहीं होते, उस भाषा को अपनाकर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी की रचना करे तो शायद वो बहुत संकीर्ण सी परिभाषा के अंदर सीमित रह जाएगी। और इसी के विरुद्ध वो विद्रोह करती है, इस्लामिस्ट रिजीम के विरुद्ध नहीं, पर इस संकीर्णता के विरुद्ध। और एक बड़े पैमाने पे नारीवाद की चर्चा करती हैं, जो वो कहती हैं कि शायद ईस्ट इस बारी पश्चिम को सिखा सके कि नारीवाद की कोई और भी परिभाषा हो सकती है। शुक्रिया। सुनीता जी से जैसी उम्मीद थी, ठीक वैसा ही व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिला। ये बहुत जटिल बुनावट वाला व्याख्यान था। व्यक्तिगत रूप से मैं भी स्त्री विमर्श का छात्र हूँ, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस बात को इन्होंने उठाया है उसकी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है।
ये पश्चिमी स्त्रीवाद के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी स्त्रीवाद को प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर इन्होंने जरूर सवाल खड़े किए हैं। आज़ाद होना मतलब मर्दों जैसा होना नहीं है, मर्द होना आज़ाद होना नहीं है। और सिमोन दे बोवा का इन्होंने जो जिक्र किया, सचमुच उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मर्दों जैसा हो जाओ, लेकिन उनकी कही हुई बातों से कुछ ऐसा ही अर्थ लिया गया। और जिस चित्र की तरफ अभी भी वो चित्र है कि एक स्त्री मर्दों जैसा व्यवहार कर रही है और उसी को समझती है कि ये शायद आज़ादी है। ये अमेरिका और फ्रांस के जहाँ की सिमोन दे बोवर थी, वहाँ उनके विरोध में उनका मजाक उड़ाने के लिए ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे कि सिमोन दे बोवर की जो आज़ादी है वो कुछ इसी तरह की आज़ादी है, मजाक उड़ाने के। तो सिमोन दे बोवर के स्पिरिट को भी समझने की ज़रूरत है। और अच्छा लगा कि जो बात अपने विचारों के द्वारा सुनीता जी कहना चाहती हैं उसे व्यवहार में भी लेके में उतारी हैं। खुद स्वयं साड़ी में आई हैं, भारतीय यूरोप में, लंदन में, लोआ यूनिवर्सिटी में, ब्रिटेन में 5-6 साल ही रही हैं और यादवपुर यूनिवर्सिटी से बाकी की पढ़ाई हुई, जैसा आप लोगों ने परिचय में सुना भी। और साक्षात स्त्री मुक्ति दिख रही है भारतीय स्त्री मुक्ति, ये स्त्री मुक्ति का एक स्वरूप ये भी हो सकता है। आप लोगों को बताऊं, तनुजा जी यहाँ पे हैं, मैं डरता हूँ इस विभाग में स्त्री विमर्श की बात करने में। क्यों? क्योंकि वो उनको गुस्सा आता है। ये जो तुम लोगों का स्त्रीवाद है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो क्यों, कौन से स्त्रीवाद से उनको चिढ़ है? शायद उसी स्त्रीवाद की तरफ सुनीता जी इशारा कर रही है कि स्त्रीवाद का जो एक रूप तुम लोग दिखाते हो वो शायद एकांगी है। मैं ज़्यादा आज बोल गया, पहली बार बोला, मेरा विषय है इसलिए मैं बोल गया। आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित है, प्रश्न ही नहीं, प्रश्न की कमी पड़ गई हो तो अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो जो सुनीता जी के व्याख्यान से लगा। पूछिए, एक साथ जवाब देंगे। ये जो है, लेकिन खोमेनी ने जो वो किया था उसके बाद ये 1979 में कुछ रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, बस उसी के बाद पूछिए सवाल। क्या ड्रेस करते हैं? अभी थोड़ी ज़्यादा मिलते हैं और लॉन्ग, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत वो लोग चेंजेस लाते हैं इंडिविजुअल प्रेफरेंस पर डिपेंड करके। कोई थोड़ा बाल दिखा के स्कार्फ पहनता है, कोई ऐसे यहाँ से पहनता है, तो उसमें वो अपनी वंस अगेन अपनी आइडेंटिटी उसी तरह से वो बनती है। हाँ पूछो, हाँ पूछो। अच्छा, एक साथ ही जवाब देंगी। विद्रोह का सही तरीका क्या होगा? आप बोलो। वैसे तो विद्रोह की अल्कोहल लेकर या स्मोकिंग कर संकीर्ण रूप से जो की है उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा उसके आसपास के? मतलब जो मार्ची ने किया उसका प्रभाव कैसा पड़ा? हाँ ठीक है, रीता। हाँ ऋतु, ऋतु, कोमल। हाँ मैम, आप बोले कि प्रश्न सेम ही है कि मतलब लोग पाश्चात्य तरीके से नहीं करें, मतलब हम भारत को विराम देश का भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश। और कोई? हाँ पूछो, लास्ट। हाँ विद्रोह का मात्र पाश्चात्य क्यों? पाश्चात्य तरीके क्यों? हाँ, और ठीक है, आइए। एक जो मेन सवाल बार बार आ रहा है कि विद्रोह का सही तरीका क्या हो, या सही भारतीय तरीका क्या हो, या सिर्फ पाश्चात्य तरीका ही क्यों हो। तो विद्रोह का सही तरीका वही होगा जो ऐसा ना बोले कि सिर्फ मेरा तरीका ही सही है। विद्रोह की विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, जिसका कॉन्टेक्स्ट जैसा हो। कोई एक ही तरीका भारत के विद्रोह का तरीका हो वो भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई एक ही भाषा बंगाली भाषा है वो भी ज़रूरी नहीं है, उसके विभिन्न डायलेक्ट्स होते हैं। तो कोई एक ही अगर अपने आप को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करे तो वहीं पे एक पावर स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर देते हैं। तो कोई एक ही भाषा तो नहीं है विद्रोह की, जो अपने कॉन्टेक्स्ट से जैसे विद्रोह करे वो करे। मैं कॉन्शियसली ऋषि जी ने ये प्रसंग उठाया इसलिए मैं बोल रही हूँ
कि मेरा ये कॉन्शियस चॉइस है कि मैं साड़ी पहनूं, और उसका एक कारण है क्योंकि मैं शायद 2-3 साल पहले एक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में गई थी जो एक 3 डे कॉन्फ्रेंस था, और उसके पहले दिन मैंने एक जीन्स और टी शर्ट पहना था जो कि 95% ऑफ माई लाइफ में इसी पोशाक में रहती हूँ। तो वो मैंने पहले दिन पहना। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। जनरली मैं कॉन्फ्रेंस में फॉर्मल ड्रेस करके जाती हूँ, वेस्टर्न हो या इंडियन, पर उस दिन मैंने पहना क्योंकि मुझे थोड़ा रिएक्शन देखना था लोगों का। और तो एक्चुअली ये मैंने सेकेंड डे में पहना। पहले दिन मैंने साड़ी पहनी और काफ़ी मार्जित रूप से मैंने बात की और अपना टॉक दिया, और सेकेंड डे पे मैंने वही बातें बोली। एक्चुअली पहले दिन मैंने शायद थोड़ी और विद्रोहजनक बातें बोली हो, कुछ और रेडिकल बातें बोली हो। सेकेंड डे तो मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव बातें बोली, पर मैंने जीन्स डाली हुई थी। तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखने लायक था। वो लोग आके बहुत अपने सारे इंटरेस्टिंग सवाल थे, रेडिकल प्रश्न थे। मैं बहुत पॉपुलर थी और उनके प्रश्न ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मेरी जो सार्टोरियल चॉइस है कि मैं जीन्स पहनूं या साड़ी पहनूं, उसके साथ एक ऑब्वियस एजम्पशन क्यों हो जाता है मेरी इंटेलेक्चुअल पोजीशन का। ये लोग क्यों समझते हैं कि अगर मैं जीन्स डालूं तो मैं ज़्यादा इमेंसिपेटेड हूँ, और अगर मैं साड़ी पहनूं तो मेरी एनलाइटनमेंट थोड़ी कम है, मैं फ्रीडम या आज़ादी के पथ पर उतना आगे नहीं पहुँच चुकी हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि आज़ादी की करेक्ट भाषा कोई एक नहीं हो सकती, लेकिन हम पश्चिम द्वारा सिखाई हुई भाषा को अगर अनक्वेश्चनिंगली अपना लें तो हम ये बाइनरी अपने दिमाग में क्रिएट करके निकलते हैं, जहाँ हम फेमिनिज्म को एक यूनिफॉर्म दे ही देते हैं, चाहे वो हो या ना हो। ये पश्चिम ने सही मायने में पश्चिम ने कभी नहीं सिखाया है, पर पश्चिमी अनुकरण से पश्चिमी जो फेमिनिज्म है उसके बहुत ही एक नैरो अंडरस्टैंडिंग को अगर हम अपना लें तो हम ये बाइनरी को अपने सर में लेके सड़क पे निकलते हैं, और उसके बाद हम जो जजमेंट्स करते हैं उससे हम काफ़ी महिलाएं जो अपने ज़िंदगी में काफ़ी एम्पावर्ड हैं उन पे आरोप लगाते हैं कि वो एक्चुअली वीक है, और ये बहुत गलत सवाल। अगर कोई महिला, और ये देखिए स्त्री के रूप में, माँ के रूप में कई महिलाएं काफ़ी सैक्रिफाइसेस करती हैं जो उनके ऊपर नहीं लादी जानी चाहिए। मैं पहली हूँ जो बोलूँगी कि लव ये शब्द देके महिलाओं को कई सैक्रिफाइसेस करने पे मजबूर किया जाता है उनकी ज़िंदगी में, और ये नहीं होना चाहिए। पर मैं ये भी बोलूँगी कि हम में ऐसी एरोगेंस भी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भी महिला को जो एक सैक्रिफिशियल एक्ट कर रही हैं, जो अपना कुछ सैक्रिफाइस कर रही हैं, उनको हम सोच ही लें कि वो अनपढ़ है या वो नारीवाद की भाषा अभी तक नहीं सीख पाई है, इसीलिए ना समझ के ये कर रही हैं। उनके लिए उस एक्शन का कुछ मायने तो है, कारण हमारी ज़िंदगी के सारे एक्शन सिर्फ विद्रोह नहीं है, विद्रोह केंद्रित नहीं है, और विद्रोह केंद्रित होने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाहर भी एक ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी को निर्मूल्य कर देने की एरोगेंस हमें नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखें तो हम सबको उनका उचित मूल्य दे पाएंगे इंसान के रूप में। और कोई सवाल? अब मैं अधिक समय न लेते हुए विभागाध्यक्ष महोदय तनुजा जी को बुलाना चाहता हूँ। तनुजा मैम के साथ एक अच्छी बात है कि अगर किसी चीज़ का विरोध भी करना हो इनको तो उसके लिए भी स्पेस देती हैं। तो मैं भी उनको स्पेस दे रहा हूँ कि आइए और जितनी भड़ास निकालनी है निकालिए। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सुनीता। मैं भड़ास निकालने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। भाई 21st सेंचुरी में हूँ और नारीवाद पर आस्था नहीं रखूँ तो कैसे बात चलेगी। लेकिन सुनीता, मैं तुम्हें बहुत बहुत अपने दिल से तुम्हें अभिनंदन देती हूँ कि तुमने आज नारीवाद की एक अलग पहचान हमारे सामने प्रेजेंट किया, बिल्कुल एक अलग पहचान। और मेरा यही मत था जिसके ऋषि ने भी पकड़ा है। नारीवाद मेरी दृष्टि में नारी के शरीर से नारी की मुक्ति है।
नारी को केवल एक शरीर मान लिया जाता है। अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, देख रही हूँ व्हाट्सएप में किस तरह की चैटिंग चल रही है। बार बार अपमानित किया जा रहा है नारी के नारीत्व को, है ना। बॉडी से हमको मुक्ति चाहिए, हमें एक बॉडी न समझा जाए, हमको एक इंसान समझा जाए। और इसके लिए ज़रूरत है पुरुषों की दृष्टि को बदलना। अगर ये कोई गांव की कोई अनपढ़ औरत भी करती है, पुरुषों की दृष्टि को बदलती है, तो मेरी नज़र में वो सही नारीवादी है, वो नारीवाद है। मैं मानती हूँ। और एक बात है, एक जगह पर आकर नारी और पुरुष कोई मतलब नहीं रखता, वो है अपनी क्वालिटी, है ना। हम अपने वाइस चांसलर को देख सकते हैं, उनके काम, हमारे सामने 2 वाइस चांसलर रही हैं, मालविका दी रही हैं, कमनीयता की प्रतीक, सिर से पैर तक सॉफ्टनेस, कमनीयता, डिसेंसी, है ना। लेकिन भीतर से तुम लोग अच्छा जानते हो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही। मैंने जितना उनके साथ मैंने काम किया है, उसके पहले मैंने अमिता दी को देखा, एक ही चीज़ मैंने उनमें पाया। अभी हमारे वाइस चांसलर को देख रही हूँ, वो बहुत तेजस्विनी है। यानी वाइस चांसलर के पोस्ट में ये गुण किसी पुरुष में भी रह सकते हैं, किसी स्त्री में भी रह सकते हैं। एक जगह पर हम आ जाते हैं जहाँ पर क्वालिटी डिफाइन नहीं करता, वो क्वालिटी किसी पुरुष में भी रह सकता है, किसी स्त्री में भी रह सकता है। सवाल केवल ये है, नारी को शरीर से मुक्ति चाहिए, उसको देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। आप यूरोप में पढ़ी हुई हैं, जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से जाना है, वहाँ पर बीच में कोई पुरुष लड़कियों को देखता नहीं है, जबकि वो बिना कपड़े की घूमती है। यही तो मुक्ति है। यूरोप का हम ये चीज़ क्यों लेंगे कि हम सिगरेट पीना या इस तरह के ड्रेसअप करना। वहाँ यूरोप की इस दृष्टि को भी तो देखें कि वहाँ गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग नहीं होते हैं, एक ही हॉस्टल में लड़के लड़कियाँ दोनों रहते हैं। मेरे जो गुरुजी थे तोमर जी, उनकी बेटी 5 साल इटली में रही थी, और उसने मुझे बताया था कि उसका कमरा था, इस तरफ भी एक लड़का रहता था, इस तरफ भी एक लड़का, एंड टॉयलेट में कोई, जहाँ नहाती थी वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, ओनली द कर्टन। और उसी एक बाथरूम में लड़के भी नहा रहे हैं, लड़कियाँ भी नहा रही है, कोई किसी के बाथरूम में झांक नहीं रहा है। ये है नारी को नारी की मर्यादा में देखना। और जिसके लिए मैं बहुत तड़प रही थी बोलने के लिए, तुम्हारा ये देखने समय मुझे वो विख्यात फिल्म है 2 वुमेन, शायद देखा होगा, है ना। 2 वुमेन ईरानियन फिल्म है। मैंने रविंद्र नंदन में ये फिल्म देखा था फिल्म फेस्टिवल के दौरान। वहाँ 2 ईरानी कैरेक्टर है, 2 वुमेन हैं, और ठीक वही समय है जब खोमेनी का रिजीम शुरू हो रहा है। दोनों लड़कियाँ, उसके पहले दिखाया जा रहा है वो लोग कॉलेज में पढ़ रही हैं, कोई भी हिजाब में नहीं है, क्योंकि शाह का जो शासनकाल था, शाह ने वुमेन आर्मी बनाई थी और वो हिजाब से मुक्ति दिला दी थी ईरानियन लड़कियों को। तो वो जो फिल्म की जो शुरुआत होती है, दोनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ी है विदाउट एनी हिजाब, और अचानक पोस्टर लग जाते हैं, खोमेनी का युग शुरू हो जाता है, दोनों लड़कियां हिजाब पहनने के लिए मजबूर होती है। उसमें से एक लड़की जो बहुत ही, जो अभी तुमने मुद्दा उठाया कि प्रिविलेज, है ना, वो बहुत रिच फैमिली की थी। वो कहती है मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है, उसके पिताजी उसको यूरोप भेज देते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। दूसरी जो लड़की थी वो बेचारी मजबूर हो जाती है शादी करने के लिए, उसकी शादी हो जाती है। वो शादी इसी शर्त से करती है कि उसको पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन जब वो ससुराल में जाती है, उसका हस्बैंड उसकी सारी किताबों को लेकर एक बॉक्स में बंद करके ताला लगा देता है, और उसको घर से निकलने पर पूरी पाबंदी, हिजाब में वो रहेगी। ऐसे करते करते उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। बेचारी तड़प रही है पढ़ने के लिए। एक दिन जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बक्सा खोल कर किताबें निकालती है, उसका हस्बैंड देख लेता है, उसकी खूब पिटाई होती है और सारी किताबें जला दी जाती हैं। कई साल ऐसे बीत जाते हैं। जो लड़की यूरोप में रहती थी वो लौट कर आती है तेहरान में। उस समय वो बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है और गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वो लड़की काम कर रही है। और जैसा कि अभी मैंने तुम्हें पूछा ड्रेस क्या है,
वो ड्रेस है एक स्कार्फ, देन एक पैंट और लॉन्ग कोट, हाथ केवल उंगलियां दिखाई दे रही है, बहुत स्मार्ट ड्रेस है वो वाला। तो पहनकर वो आती है और वो अपनी दोस्त को ढूंढती है और तब उसको सारी बातें मालूम चल जाता है। वो बहुत दुखी होती है कि ये लड़की हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट थी और उसकी आज ये नियति है, और बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और वो उस लड़की को बाहर निकालती है। वो लड़की कोर्ट में भी जाती है तलाक के लिए। जो जज है वो पूछता है कि तुम क्यों तलाक मांगती हो, क्या तुम्हारा पति तुमको पीटता है? कहती नहीं। क्या तुमको पैसा नहीं देता? नहीं। क्या तुमको तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारे बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं? किस लिए तुम तलाक चाहती हो? वो कहती मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो क्या ये कोई मुद्दा हुआ तलाक का? हाँ, अंत में दिखाते इस लड़की को बहुत सारी घटनाएं घटती है। उसकी दोस्त उसको निकाल कर लाती है। वो कैरेक्टर का नाम सोया था, जोया। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसको अपने घर में लेकर आई है इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिला करके, और पूछ रही है जोया तुम कैसा फील कर रही हो? और जोया खिड़की से बाहर देख रही है और कहती है मैं उस चिड़िया की तरह अपने आप को महसूस कर रही हूँ जो विंग आउट नहीं कर सकती, जो और उड़ नहीं सकती हूँ। प्लीज़ मुझे वापस मेरे घर में देकर आओ। यहाँ पर फिल्म वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टू वुमेन। लेकिन मैंने जब इस फिल्म को देखा था इसका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था। पूरे ईरानी कल्चर और ईरानी कल्चर में औरतों की क्या स्थिति है, इसको पूरा ये फिल्म वो एक वुमेन डायरेक्टर का ही मैंने डायरेक्ट किया गया है। तो हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारी नियति में वो वाली स्थितियाँ नहीं हैं। अगर कोई ईरानी लेखक इस तरह का कुछ लिख रहा है तो हमें सोचना होगा वही प्रतिरोध की भाषा किस सिस्टम से ये उभर कर आया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, और ऋषि मैं नारीवादी हूँ। बहुत बहुत मुबारक कि आप नारीवादी हैं। समय बहुत हो गया है। अब औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं अपने विद्यार्थी रेशमी सेन शर्मा को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और औपचारिक। मुझे ऋषि सर ने बुलाया है हमारी अतिथि महोदया को धन्यवाद देने के लिए, परंतु सही कहूँ तो मेरे पास कोई शब्द या भाषा नहीं जिसके जरिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकूं। मैं आप सभी की तरह मंत्रमुग्ध होकर इनका बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य सुन रही थी और मन ही मन मुझे प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम स्वयं को जितना भी आज़ाद या जितना भी आधुनिक क्यों न कहें, क्या वाकई हम आज पूर्ण रूप से आज़ादी या आधुनिकता को प्राप्त है? यह उपन्यास परसेपोलिस, जिन पर श्वेता मैम ने इस संगोष्ठी में अपना वक्तव्य रखा है, अत्यंत सीधे सहज सरल शब्दों में बहुत ही प्रभावशाली है। और यह यूँ तो ईरानी महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है, लेकिन जैसे कि मैडम ने बखूबी कहा, यह सिर्फ एक समाज की नहीं, सभी समाज की महिलाओं के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने आज़ादी, आधुनिकता, नारीवाद, विद्रोह और हिजाब के सही अर्थ से आज हम श्रोताओं को परिचित कराया है। इसके लिए मैं रेशमी सेन शर्मा समूचे हिंदी विभाग की तरफ से मैडम को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ। और हम यह आशा रखते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पुनः इस विभाग में पदार्पण करें और अपने प्रभावशाली वक्तव्य से हम श्रोताओं को फिर से एक बार आप्लावित करें। धन्यवाद। एक सूचना है, अगले बुधवार हिया सेन जी हम लोगों के बीच होंगी। आप लोग इसी समय उपस्थित होंगे।